रशिया को भी उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस में आने के लिए दावत दी थी, क्योंकि हुआ ये तो आपके पास तो इंफॉर्मेशन होगी इस चीज की कि ये जो इनका बोर्ड ऑफ पीस पूरा बना था, उसमें सऊदी अरबिया और इजिप्ट है आपके, इन लोगों को सबको शामिल कर लिया गया। तो रशिया से भी जो है बात करी उन्होंने, उनका कि आप भी शामिल हो जाएं हमारे साथ। तो पुतिन का साफ एक जवाब उसमें आ गया कि पहले फिलिस्तीन को आजाद कराइए, उसके बाद फिर जो है हम खुद शामिल हो जाएंगे। तो इसके बारे में आपका क्या अपना नजरिया है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, अच्छा है, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ करके अमेरिका के पाले में गेंद डाल दी। दुनिया को ये बता दिया कि ये जो पीस कमेटी बन रही है या फिलिस्तीन को आजाद करने की नहीं बन रही, ये डेवलपमेंट करने की बन रही है। तो पहले तो आजाद तो करो भाई, पहले वहां अंतरिम सरकार तो बनाओ। पहले पुतिन साहब ने ये कहा कि पहले आप वहां एक अंतरिम सरकार तो बनाइए। आप जो कमेटी बना रहे हैं वो वहां के डेवलपमेंट करना, जो बिल्डिंगें गिरी उनको ठीक करना, नई इमारतों का निर्माण करना, नई सड़कें बनाना, ये तो तब होगा ना, फिलिस्तीन के लोग बनाएंगे इसको, फिलिस्तीन में जो सरकार होगी वो बनाएगी। और पुतिन साहब ने एक कदम आगे बढ़ के गेंद जो है पाले में डाल दिया अमेरिका के। जी, अच्छा, तो उनसे एक और बड़े मजेदार बात, फिलिस्तीन को दे दो, उसको फिलिस्तीन को। इसी को कहते हैं नहला पे दहला, समझ रहे हैं आप? इसी को कहते हैं नहला पे दहला। जी। तो इसको क्या कहा जाएगा, मतलब वेस्ट को एक तरह से आईना दिखा दिया? वेस्ट को नहीं, अमेरिका को। अच्छा, सिर्फ अमेरिका वेस्ट के। तो फिलिस्तीन के साथ है, वेस्ट में कोई बात नहीं है, वेस्ट तो फिलिस्तीन के साथ है। जिसने फिलिस्तीन राष्ट्र बनाने के लिए यूएन में वोट कर दिया वो फिलिस्तीन का दोस्त है। उसको हम सबको एक धागे में सबको नहीं बांध सकते, एक रस्सी से सारे हाथी नहीं बंध सकते। जो हाथी हम पागल हो गया है उसको बांधना है, जो सही है उसको क्यों बांधना है? उसको तो आजाद छोड़ दीजिए। पूरा वेस्ट जो है फिलिस्तीन के साथ है। और फ्रांस ने, ब्राजील ने तो बाकायदा ऑफर कर दिया कि मेरे यहाँ दूतावास खोलिए आकर के। इसलिए सबको एक धागे में नहीं बांध सकते। सिर्फ अमेरिका और इजराइल दो दुनिया में ऐसे देश हैं। जी। ट्रंप का ये कहना कि हम ईरान से बात कर लेंगे और ईरान हमसे बात करना चाह रहा है, तो क्या अमन की पेशकश है या सबसे खतरनाक जो है ये कहा जाए सियासी चाल है? कोई भी चाल आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के सामने चल नहीं पाएगी इनकी। वो चाल छोड़ दीजिए, आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के सामने ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट जरूर हो सकते हैं, लेकिन आयतुल्लाह अली खामनेई के सामने बच्चे हैं वो अभी, समझ रहे हैं आप? उनके सामने वो एक बच्चे के जैसे हैं, उम्र में भी सीनियर है, तजर्बे में भी सीनियर है, और लगातार 40 साल से वो ईरान के मुअज़्ज़म रहबर की हैसियत में है, और वो पूरे देश उन पर यकीन करता है। प्रेसिडेंट ट्रंप तो अभी आए हैं ना, साल 1.5 साल हो रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की अगर कितनी भी चाल चल ले, वो आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के सामने सब जीरो है, चलेगा नहीं। ये बात उनको भी पता है, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पता है, नेतन्याहू को भी पता है। जी। वहां पे जो IRGC के कमांडर हैं पाकपुर, उनका कहना यह था कि हम पूरी तरह से तैनात हैं और हमने अब की सारे जितने भी मिसाइल्स हैं पूरी तरह से निशानों पर पहलू निकला। इसमें सवाल ये उठता है, लोगों का सवाल है कि क्या जंग की खामनेई साहब ने कहा है, और सही भी है, जंग की शुरुआत कभी भी ईरान नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई जंग का माहौल बनाता है तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं ना कि F-35 ले आ दिए, ये ला दी। इसके पहले भी 2-3-4 महीना पहले F-35, F-16 सारे जहाज, 100 जहाज लेके गए थे। सुकोई नहीं था, वो तो रूस का है। तो 100 जहाज लेके गए थे नेतन्याहू, और ईरान से वापस चले आए। क्यों नहीं हमला कर दिए? इतनी हिम्मत थी तो और 10-20 जहाज खरीद लेंगे तो उससे क्या हिम्मत बढ़ जाएगी? देखिए, हथियार से ज्यादा हिम्मत लीडरशिप में होनी चाहिए। बंदूक जवान चलाता है, लेकिन चलवाता लीडर है। लीडर के अंदर अगर इच्छा शक्ति की कमी है, वो फौज को बेकार कर देगा, फौज को बैठा देगा जमीन में। जैसे हाथी बैठ जाता है, उठता नहीं है, उसी तरह से चाहे कितनी भी बहादुर फौज हो, अगर लीडरशिप कमजोर है तो सारी फौज को मरवा देगा और बैठा देगा, पूरा बर्बाद कर देगा उसको। ये आपने
मुसोलिनी के चक्कर भी देखा आपने और हिटलर के जमाने में भी देखा। तो ये आप जान लीजिए कि सबसे ज्यादा पावर लीडर्स के अंदर होती है कि लीडर कितना बड़ा एक्शन, कितना फास्ट एक्शन लेता है। जिस तरह अयतुल्लाह अली खामेनी साहब ने 3 दिन में पूरा कंट्रोल कर लिया ईरान को, 3 दिन लगा उनको। तो लीडरशिप और खामेनी साहब का कोई तजर्बा नया नहीं है, बहुत हाँ, सीनियर लीडर है, बहुत सीनियर लीडर है। वो उनका तजर्बा बोलता है और आज जो है रहबरे मुअज्जम लोग ऐसे ही नहीं करते उनको, उसकी वजह है। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और उनका तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा, सबसे पहले तेल अवीव पे हमला होगा। तो चलिए एक सवाल इस पे है कि अगर ईरान सरप्राइज अटैक थी तो तुर्की लॉक कर देगा, जी लाल सागर हुती लॉक कर देगा, स्टेट ऑफ हुर्मुज ईरान लॉक कर देगा। तो रास्ता कहां से बचता है? वो कैसे मदद करेगा इजराइल की? अमेरिका चाह के भी हवाई जहाज से अगर वो आर्म्स को ले आता है तो ऊपर मार देगा हवाई जहाज को, मिसाइल मार देगा, वो मिसाइल के साथ ही उड़ जाएगा। तो यही बात इजराइल को खटक रही है। टर्की के आने के बाद इस खेमे में गेम पलट गया टर्की के आने के बाद, क्योंकि लड़ाई का तरीका दुनिया जान गई कि अब लड़ाई होती कैसे। दुनिया ने इतना इंटरेस्ट लेके जो लड़ाई देखी है ना, बिना जान माल को नुकसान किए, बिना सैनिक को मारे हुए लड़ाई कैसे होती है, ये देख लिया। जी। क्योंकि इससे पहले भी ये बात आई थी कि 12 प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो कह ही दिया है ना कि मैं किसी के बीच में नहीं पड़ूंगा, मैं सिर्फ अमेरिका की बात करूंगा। तो अमेरिका अब अमेरिका में ही बैठेगा, अब किसी करवट नहीं बैठेगा, सीधा बैठेगा और अमेरिका के अंदर बैठेगा। जी बिल्कुल सही है। मैं जरा सा नाजरीन की तरफ चलूं, बहुत हर तरह अच्छा सवालात नहीं मिल पा रहे थे। मैंने कहा मिडिल ईस्ट में तुम्हारे एयर बेसेस हैं वो सब कम करो और खत्म करो। तो इराक में तो चलिए 2025 की डेट के हिसाब से खत्म हो गया। आप है नहीं उससे, क्योंकि उनकी तो कोई सुन नहीं रहा है। और जिसमें लोग भुतहा टीला होता था ना, गांव के अंदर पहले एक भुतहा टीला होता था, चोर सब जो है वहां अपनी चोरी का सामान बांटते थे रात में, और कोई पहुंच जाता था तो उसकी गर्दन दबा देते थे और सुबह उठ के हल्ला कर देते कि भूत ने इसकी गर्दन दबा दी। अब कोई डर के मारे उस भुतहा टीला में जाता ही नहीं था। अब वो भुतहा टीला में बैठ करके चोर जो है अपनी चोरी का सामान बांटता था, बड़े आराम से रहता था। वही हाल अमेरिका ने कर दिया है। अमेरिका ने जो अपना एक बनाया था ना, एक हाइप बनाया था कि मिसाइल, इसके पास परमाणु बम है इजराइल के पास। अरब वाले डरते थे इजराइल से, इसीलिए डरते थे कि उसके पास परमाणु बम है। और वो वक्त चला गया। अब तो कोई नहीं डर रहा है। तो अगर किसी को डरवाना नहीं है तो फिर वहां रख के क्या करेंगे? सेना को रख के, आखिर अमेरिकन के पैसे की कीमत है ना, वहां हस्बैंड वाइफ मिल के नौकरी कर रहे, टैक्स दे रहे, तब जाके अमेरिका सरवाइव कर रहा है। तो उनको कितना ही सताएंगे, आम नागरिक को कितना दबाएंगे? तो वो तो धीरे धीरे समझ लीजिए कि सारा खत्म ही है वो। क्योंकि देखिए, कोई सैनिक को जब आप दूसरे देश में भेजते हैं तो उसको बहुत हैवी अमाउंट पे करना पड़ता है। ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए कोई सैनिक इंडिया में काम कर रहा है, उसका अलग पे सैलरी है, और उसको भेज दिया हमने श्रीलंका तो उसको अलग पे सैलरी है। तो कोई भी एम्प्लॉय जो है, कोई सैनिक अगर अमेरिका से आकर के कतर, मस्कत, ओमान और इस जगह पर रहता है तो उसको हैवी अमाउंट देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो छोटे मोटे अमाउंट में आके रहेगा यहाँ पे। तो वो हैवी अमाउंट भी लेता है, प्लस उसके रहने में खर्चे बहुत होते हैं। ये सब चीजें, और इकोनॉमिक क्रैश कर रही है, अमेरिका काफी संकट में है। तो वो कभी भी नहीं रखेगा अमेरिका में। धीरे धीरे अमेरिका ने कह दिया है कि अब हम अमेरिका के अलावा किसी की नहीं सुनेंगे, अमेरिका के बारे में ही सोचेंगे। तुम लोग अपना हाल देख लो। यूरोप के देशों से कह दिया है, क्योंकि बहुत सदमा लगा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प को इतना सदमा लगा कि नेटो का एक आदमी ने फोन करके नहीं पूछा कि भाई हमारी भी कोई जरूरत हो तो बता देना। समझ रहे आप? ये बहुत बड़ा सेटबैक लग गया, बहुत सदमा लग गया उनको। जी नहीं, आप ये तो बात सही कह रहे हैं कि तलाश में थे। तो बहरहाल ये तमाम मसले बहुत सामने आए हैं। आप सुनिए जाफरी साहब, कभी भी श्रोताओं के साथ उनको फ्री छोड़ दीजिए। एक बार नहीं 10 बार। उनकी मोहब्बत को आप आगे कैसे बढ़ाएंगे? नाम फौरन आते हैं तो दिक्कत हो जाती है। अदरवाइज मोहब्बत है आप लोगों के साथ और आपकी मोहब्बतें हैं,
बहरहाल मेरा कोई मदाखलत बीच में कहीं मैं हायल नहीं हो रहा हूँ, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि सबके नाम ले लूं और सब लोग साथ साथ रहें। और ये जो नंबर इस पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और ये ग्रुप पे इस पे आइए और अपने जो भी मसले हैं वो बयान कीजिए या जो भी सवालात हैं वो कर सकते हैं। बहरहाल मैं नाम